कार न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। और न्यूज ब्लास्ट में आज सबसे पहले बात करेंगे, भाजपा नेता ने ताजमहल पर सर्च की अनुमति मांगी है और जिस तरह से लगातार ताजमहल पर वाकई सामने आ रहे हैं और अब देखिए जो दावे हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। इसी बीच डॉक्टर रजनीश सिंह ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को एक पत्र भेजा है और इस पत्र में ताजमहल पर रिसर्च की अनुमति देने की उन्होंने मांग की है और इसके लिए ताजमहल के बंद 22 कमरों को खोलने की मांग की। हाल ही में हाईकोर्ट ने बंद कमरे खोलने से इनकार किया था, जिसके बाद में एक पुनः जो पत्र है वो भेजा गया, जिसमें डॉक्टर रजनीश सिंह ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को ये पत्र भेजकर रिसर्च करने की, शोध करने की ताजमहल पर बात कही। उन्होंने कहा कि उनके शोध का हिस्सा ताजमहल है और ताजमहल पर रिसर्च करने की अनुमति उन्हें दी जाए। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने ये आग्रह किया है और साथ ही कहा कि जिन ताजमहल के 22 कमरों पर देखिए एक बड़ा विवाद हमेशा से बना हुआ है, 22 कमरों को खोला जाए या नहीं खोला जाए, इसको लेकर के भी काफी प्रतिक्रियाएं और वाद विवाद का जो अंश है वो रहा है। लेकिन हाल ही में ताजमहल के विवाद को सामने आने के बाद में हाईकोर्ट ने बंद कमरों को खोलने से इनकार कर दिया था। इसी बीच डॉक्टर रजनीश सिंह ने अब जो याचिका दाखिल की है और पत्र जो भेजा है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि अब ताजमहल पर रिसर्च करने की अनुमति उन्हें दी जाए। उनके शोध का हिस्सा ताजमहल रहेगा, जिसमें 22 कमरे जो कि विवादित 22 कमरे तालों के पीछे कैद हैं, उन्हें खोला जाए। उसके बाद में रिसर्च की अनुमति मांगते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर रजनीश सिंह। लालमहल में लावणी नृत्य आचार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। शिवाजी महाराज के पराक्रम के लिए प्रसिद्ध है लालमहल और वैशाली पाटिल ने पिछले महीने एक लावणी का गाना इस पर फिल्माया। 2 महिलाओं सहित 3 अन्य लोग भी इस नृत्य में शामिल थे। बाद में बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखा गया। आपको जानकारी दे दें कि इस वीडियो को देखने के बाद में कई प्रतिक्रियाएं भी इसमें सामने आई और लावणी नृत्य को लेकर काफी विवाद भी इसमें आपको बता दें कि फर्शीखाना पुलिस थाने में वैशाली सहित 4 लोगों के खिलाफ FIR इसमें दर्ज हो गई है। तो देखिए एक बड़ा मामला और महाराष्ट्र में जो एक व्यक्तित्व और जो तरह से पूजा जाता है शिवाजी महाराज के पराक्रम को, लावणी वहां का फोक नृत्य कहा जाता है। लेकिन लाल महल जो कि अपने आप में काफी ज्यादा ऐतिहासिक महल है, उस लाल महल में जब लावणी नृत्य की शूटिंग की गई, 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चला है, जिसमें शिवाजी महाराज के पराक्रम के लिए प्रसिद्ध लाल महल में वैशाली पाटिल ने बीते दिनों और बीते महीने लावणी पर एक गाना फिल्माया था। 2 महिलाएं और 3 अन्य लोग भी इस नृत्य परफॉर्मेंस में शामिल थे। उन सभी लोगों के खिलाफ बाद में बड़े पैमाने पर चूंकि सोशल मीडिया पर इस लावणी के वीडियो को देखा गया, उस लोकेशन को देखा गया, लाल महल को देखा गया जहां पर ये वीडियो फिल्माया गया और लाल महल जिसकी ऐतिहासिक जड़ें जो है वो शिवाजी महाराज के पराक्रम से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें ये सोशल मीडिया पर वीडियो देख करके इतना रास नहीं आया। उन्होंने इसका लगातार विरोध करना जब शुरू किया, ये मामला जब पहुंचा, उसके बाद में फिलहाल एक याचिका दायर की गई और याचिका के तहत 4 लोगों के खिलाफ फर्शीखाना पुलिस थाने में वैशाली सहित 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। तो किस तरह से निजी खुंदस में बदली उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस की लड़ाई। दोनों ही अपने अपने हिंदुत्व के लिए काम करने के दावे कर रहे हैं। उद्धव ने हाल ही में एक रैली में कहा, जब अयोध्या का ढांचा गिराया गया तो भाजपा ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। प्रबोध महाजन ने कहा था कि कार सेवकों में शिव सैनिकों में जो शिव सैनिक है वो शामिल है। उस समय बाला साहेब ठाकरे ने कार सेवकों की प्रशंसा की थी और देखिए जो मामला है, जो रार है, वो लगातार बयानबाजी के माध्यम से सामने आती ही रहती है। निजी खुंदस इसे कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की लड़ाई, दोनों अपने अपने हिंदुत्व के दावों के लिए जो काम है उनके दावे लगातार करते आ रहे हैं। उद्धव ने हाल ही में एक रैली में कहा कि जब अयोध्या के ढांचे को गिराया गया था तब भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। प्रबोध महाजन ने कहा था कि कार सेवकों में शिव सैनिक भी शामिल है और उस समय बाला साहेब ठाकरे ने कार सेवकों की प्रशंसा की थी और उसी बात को लेकर जब देवेंद्र फडणवीस का एक बयान भी सामने आया और उसी पर जो रार है, अब उद्धव ठाकरे ने अपने इस बयान के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दोनों ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने अपने हिंदुत्व के लिए काम करने के दावे कर रहे हैं और लगातार महाराष्ट्र की जनता अपने अपने समर्थकों के सामने जो दावे हैं हिंदुत्व से जुड़े हुए वो पेश किए जा रहे हैं। उदयपुर के चिंतन शिविर में आचार्य प्रमोद कृष्णन से नाराज हुई प्रियंका। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा के नजदीकी कट्टर समर्थक कृष्णन, उन्होंने कहा
कि राहुल अध्यक्ष नहीं बनते तो प्रियंका बन सकती है अध्यक्ष। प्रियंका ने दीपेंद्र हुडा से प्रमोद कृष्णन को रोकने के लिए इस दौरान कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रमोद कृष्णन की इस बात पर ऐतराज जाहिर किया। जल्द प्रमोद कृष्णन को स्वयंभू आध्यात्मिक गुरु बताया गया और बैठक के बाहर प्रियंका ने प्रमोद कृष्णन की जमकर खिंचाई की। कहा, आपको मेरा राजनीतिक सलाहकार बताने का अधिकार नहीं है। तो देखिए, राजनीतिक चिंतन शिविर में जहां बातें सामने आ रही थी कि सभी कुछ नॉर्मल है, कहीं ना कहीं वहां पर भी कुछ प्रतिक्रियाएं और कुछ आपसी मतभेद यहां पर उजागर होकर आए। उदयपुर में बीते दिनों कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर हुआ। बातें यही हुई कि पार्टी को एकजुट होकर कार्य करना है और सबसे मुख्य मुद्दा यहां पर जो छाया रहा वो था पार्टी में अध्यक्ष के नए चेहरे का, जो तरह से राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा। और उससे पहले हमने सुना भी कई दिग्गजों को कहते हुए कि पार्टी को फिलहाल एक नए अध्यक्ष, एक नए चेहरे की जरूरत है जिस पर पार्टी आगे नई ऊर्जा के साथ में कार्य कर सके। और इस पर जब सभी ओर से राहुल गांधी का एक स्वर में नाम सामने आया, लेकिन इसी बीच उदयपुर के चिंतन शिविर में जब आचार्य प्रमोद कृष्णन ने प्रियंका गांधी का नाम लिया, उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी नहीं अध्यक्ष बनना चाहते और नहीं बनते तो प्रियंका उनके स्थान पर अध्यक्ष बन सकती है। और इसको लेकर के प्रियंका गांधी उनसे नाराज नजर आई और बैठक के बाद में उनकी खिंचाई भी उन्होंने की। लिटरली उन्होंने कहा कि आपको मेरा राजनीतिक जो विश्लेषण है वो करने की जरूरत नहीं है, आपको सलाह देने की जरूरत नहीं है। और इस दौरान प्रियंका ने दीपेंद्र हुडा से प्रमोद कृष्णन को रोकने के लिए भी कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रमोद कृष्णन की इस बात पर ऐतराज जाहिर किया। आचार्य प्रमोद कृष्णन को स्वयंभू आध्यात्मिक गुरु उन्होंने बताया। और जब बैठक खत्म हो गई, प्रियंका ने प्रमोद कृष्णन की जमकर खिंचाई की। कहा कि आपको मेरा राजनीतिक सलाहकार बताने का अधिकार नहीं है। सबसे ज्यादा अनुभवी और सफल कैंपेन मैनेजर हैं अमित शाह। जी हां, निबंध संग्रह मोदी एट 20 में अमित शाह ने पुराने अनुभव साझा किए। 1987 की एक बात साझा की, जहां 1987 में नरेंद्र मोदी को अहमदाबाद नगर निगम का प्रभार मिला। उस समय भी कांग्रेस की सत्ता थी, मुख्य विपक्षी पार्टी जनता दल थी और नगर निगम में भाजपा के पास में 1 दर्जन सीट थी। सत्ता से काफी दूर ये सीट थी। संगठन महासचिव मोदी थे, भाजपा के अहमदाबाद प्रभारी उस समय अमित शाह थे। अहमदाबाद में चुनाव जिताने के लिए दोनों ने रणनीति बनाई। तमाम रुकावटें पार करते हुए नगर निगम ने भाजपा को नगर निगम में बहुमत हासिल हुआ, जिसके बाद अहमदाबाद में भाजपा का महापौर बनने के बाद सफलता का द्वार खुल भी गया। गुजरात में 2 लंबे दौरों में मोदी से अमित शाह में जो उनका आपस में सामंजस्य समन्वय देखने को मिला। कहा यह जाता है कि गुजरात के वो 2 लंबे दौर रहे जब मोदी से अमित शाह ने बहुत कुछ राजनीतिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर भी सीखा। राजनीति की बारीकियां तो सीखी ही और कई अन्य चीजें जो व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई है उन्होंने वो भी गेन की। और किताब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे स्वीकार किया है। ये बात उन्होंने अपनी किताब में कही और उन्होंने इस चीज का जिक्र भी किया। तमाम वो इंसिडेंट्स उन्होंने इस किताब में याद किए जो उन्हें उस वक्त नजर आए कि जब गुजरात और अहमदाबाद नगर निगम का प्रभार उन्हें मिला था सन 1987 में। नरेंद्र मोदी को उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, एक मजबूत पार्टी के तौर पर मुख्य विपक्षी पार्टी जनता दल थी और नगर निगम में भाजपा के पास 1 दर्जन सीट थी और सत्ता से तो काफी दूर थी। संगठन महासचिव उस वक्त मोदी थे, भाजपा के अहमदाबाद प्रभारी उस वक्त अमित शाह थे और अहमदाबाद चुनाव जिताने के लिए दोनों ने जो रणनीति बनाई, तमाम रुकावटें पार करते हुए नगर निगम में भाजपा को बहुमत दिलाया और अहमदाबाद में भाजपा का महापौर बनने के बाद में सफलता के द्वार खुले, जिसके बाद में जो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और इस तरह से जो सफलता के द्वार हैं अनवरत उनके लिए खुलते गए। आज देश के 2 दफा प्रधानमंत्री बन चुके हैं, दूसरा उनका कार्यकाल जारी है और गुजरात के 2 लंबे जो दौर रहे जिस वक्त मोदी और अमित शाह ने साथ में कार्य किया। कहा यह है, अमित शाह ने अपनी पुस्तक में उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि उस 2 लंबे दौर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजनीति की कई बारीकियां उन्होंने सीखी। अनिल बैजल के बाद दिल्ली के अगले उपराज्यपाल कौन, ये सवाल हालांकि अभी मंजूर नहीं हुआ है अनिल बैजल का इस्तीफा, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा बैजल दे चुके हैं और अगले उपराज्यपाल के लिए कतार में कुछ महत्वपूर्ण नाम भी हैं। आपको जानकारी दे दें कि पूर्व गृह सचिव राजीव महेश्वरी, एलसी गोयल, इसके अलावा लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर, प्रधानमंत्री कार्यालय में रह चुके रिटायर अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा बैजल की जगह हो सकती है, इसमें से किसी की नियुक्ति। तो देखिए, लगातार सवाल यही है कि इस्तीफे के बाद में अब
दिल्ली के अगले उपराज्यपाल कौन होंगे? अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया है। पारिवारिक उनके कारण बताए जा रहे हैं, व्यक्तिगत कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन इस्तीफा चूंकि अभी मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन अपनी ओर से अनिल बैजल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सवाल ये उठता है कि उनके बाद दिल्ली के अगले उपराज्यपाल के तौर पर कौन होगा, और नाम भी देखिए सामने आने लग गए हैं। आपको बता रहे हैं कि पूर्व गृह सचिव राजीव महेश्वरी का नाम सामने आया है। इसके अलावा एलसी गोयल, इसके अलावा लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर हैं। इस कतार में प्रधानमंत्री कार्यालय में रह चुके रिटायर्ड अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा भी हो सकते हैं उनकी जगह दिल्ली के उपराज्यपाल नहीं, और बैजल की जगह इनमें से किसी की नियुक्ति हो सकती है। सुरक्षित राज्यसभा सीटों के लिए कांग्रेस नेताओं की लॉबिंग। जी हां, पी चिदंबरम, जयराम रमेश को सुरक्षित सीट की तलाश है, और तमिलनाडु में चिदंबरम को कांग्रेस कोटे की सीट मिल भी सकती है। कर्नाटक से राज्यसभा सांसद जयराम रमेश बन सकते हैं। दरअसल पिछली बार महाराष्ट्र से राज्यसभा में पहुंचे थे चिदंबरम। राहुल गांधी के कट्टर समर्थकों में जयराम रमेश है, और सवाल यही होता है कि आगे जब कांग्रेस नेताओं की राज्यसभा सीटों के लिए लॉबिंग, अब सुरक्षित राज्यसभा सीटों के लिए एक तरीके से कांग्रेस नेताओं की लॉबिंग राज्य शुरू हो चुकी है। पी चिदंबरम, जयराम रमेश को सुरक्षित सीट की अब तलाश है, जो कि तमिलनाडु में चिदंबरम को कांग्रेस कोटे की सीट मिल सकती है। और कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक से राज्यसभा सांसद बन सकते हैं जयराम रमेश। पिछली बार महाराष्ट्र से राज्यसभा में पहुंचे थे चिदंबरम, और इस बार उनकी नजर तमिलनाडु पर है। सुरक्षित सीट के लिए तमिलनाडु में चिदंबरम को कांग्रेस कोटे की सीट मिल सकती है, और उस पर नजर भी है। सुरक्षित सीट किस तरीके से अलॉट यहां पर कैंडिडेट्स को की जाए, इस पर भी रणनीति बनना शुरू हो गया है। आपको जानकारी दे दें कि राहुल गांधी के कट्टर समर्थकों में जयराम रमेश हैं, जो भी कर्नाटक से राज्यसभा सांसद इस बार बन सकती है। तो वहीं राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के प्रयास। साझा उम्मीदवार के लिए अगले हफ्ते बैठक हो सकती है। भाजपा के खिलाफ विपक्ष का साझा उम्मीदवार लाने की तैयारी है। दिल्ली में केजरीवाल और अखिलेश से मिले चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता चंद्रशेखर राव हैं। एनडीए में शामिल जदयू और बीजेपी से भी संपर्क करने के प्रयास जारी हैं। दरअसल इसी महीने राजद नेता तेजस्वी से भी मुलाकात चंद्रशेखर राव करने वाले हैं, लेकिन सवाल अंततः यही उठता है कि जो मुलाकातों का सिलसिला जारी है, राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के प्रयास यहां पर शुरू हो गए हैं। देखिए, चुनावों के आते ही यहां पर मानना, मनाना, रूठना और मनाना शुरू हो जाता है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव अपने आप में एक बड़ा चुनाव, और विपक्षी पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है एकजुट करने की, खुद को एकजुट करने के प्रयासों के। इसी साझा उम्मीदवार के लिए अगले हफ्ते एक बैठक हो सकती है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष का ये साझा उम्मीदवार लाने की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल और अखिलेश से चंद्रशेखर राव मिले। तेलंगाना के मुख्यमंत्री, तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता चंद्रशेखर राव और एनडीए में शामिल जदयू और बीजेपी से संपर्क करने के प्रयास भी जारी है। मामला है राष्ट्रपति पद के लिए यहाँ पर जब उम्मीदवार दिया जाए तो दिया ऐसा उम्मीदवार जाए जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अलग हो, और इस तरीके से विपक्ष अब एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर और संयुक्त साझा प्रयासों से आगे इसमें आ सके। और इसी महीने राजद नेता तेजस्वी से भी चंद्रशेखर राव मुलाकात करेंगे, और ये मुलाकात देखिए काफी मायनों में महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो वहीं उदयपुर के भाषण के बाद लंदन में राहुल गांधी या यू टर्न। कांग्रेस बिग डैडी नहीं, क्षेत्रीय पार्टियों का पूरा सम्मान, सब एकजुट होकर करेंगे भाजपा का मुकाबला। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में राहुल का भाषण अलग, और भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती क्षेत्रीय पार्टियां, ये भी उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था। कांग्रेस के पास में विचारधारा है, क्षेत्रीय पार्टियों के पास विचारधारा नहीं है, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था। तो वहीं लंदन में एक सम्मेलन में भाग ले रहे हैं राहुल गांधी। विदेश में क्षेत्रीय पार्टियों की आलोचना से राहुल गांधी अब बच रही हैं। कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के नेता भी इस सम्मेलन में मौजूद हैं, और उनके सामने राहुल गांधी से जब सवाल इस तरीके के पूछे जा रहे हैं, चूंकि देखिए उदयपुर में जब नव संकल्प चिंतन शिविर हुआ, जब एक सवाल उनसे पूछा गया कि आने वाले दिनों में चुनावी राज्यों में क्या क्षेत्रीय दलों के साथ में कांग्रेस गठबंधन कर सकती है, तो इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने यही कहा कि नहीं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए जो विचारधारा की जरूरत है वो क्षेत्रीय दलों में नहीं है, वो विचारधारा कांग्रेस संजोए हुए है, और कांग्रेस ही
आगे बढ़ा सकती है। लेकिन इन दिनों लंदन में राहुल गांधी एक सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। विदेश में क्षेत्रीय पार्टियों की आलोचना से राहुल गांधी बच रहे हैं। फिर भी 3 साल से पुलिस हिरासत में पाकिस्तानी नागरिक। पाकिस्तान के गुजरावाला में वजीराबाद निवासी मोहम्मद वारिस उर्फ रजा 2000 में शामली से 48 वर्ष की उम्र में गिरफ्तार ये हुए थे। मोहम्मद वारिस पुलिस ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने के आरोप इन पर लगाए हैं। निचली अदालत ने मोहम्मद वारिस को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 19 वर्ष के बाद वारिस ने बरेली जेल से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की है। हाई कोर्ट से बरी हो चुके हैं। तकनीकी तौर पर दिसंबर 2019 में रिहा, लेकिन बावजूद इन सभी के शामली के बाबरी पुलिस थाने में बंद मोहम्मद वारिस रिहाई के बाद भी उम्र के पुलिस थाने में बंद मोहम्मद वारिस। और सवाल ये उठता है कि रिहाई जब हो चुकी है, 2019 में रिहा उन्हें जब्त कर दिया गया है, हाईकोर्ट की ओर से बरी किया गया है। तकनीकी तौर पर तो दिसंबर 2019 में रिहा हो चुके हैं, लेकिन अपनी रिहाई के 3 साल के बाद आज भी सलाखों के पीछे हैं। पूरा मामला एक बार फिर से आपको समझाएंगे। दरअसल हुआ यूं कि हाईकोर्ट से रिहा हो चुके हैं एक नागरिक, फिर भी 3 साल से पुलिस की हिरासत में। क्या ये मामला रहा, एक बार फिर से समझिए। पाकिस्तानी नागरिक है। पाकिस्तान के गुजरावाला में वजीराबाद निवासी मोहम्मद वारिस उर्फ रजा 2000 में शामली से 48 वर्ष की उम्र में गिरफ्तार हुए थे। आरोप उन पर था मोहम्मद वारिस पर कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से तार उनके जुड़े हुए हैं, उनके आपस में लिंक है। निचली अदालत ने मोहम्मद वारिस को समय उम्र कैद की सजा सुनाई और 19 वर्ष के बाद, चूंकि 48 वर्ष की आयु में गिरफ्तार हुए थे, उसके 19 वर्ष के बाद में वारिस ने बरेली जेल से इलाहाबाद हाईकोर्ट में बरी होने की अपील जब दायर की, तो उसके बाद में हाईकोर्ट ने बरी उन्हें की और तकनीकी तौर पर दिसंबर 2019 में रिहा हो चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके शामली के बाबरी पुलिस थाने में आज भी मोहम्मद वारिस रिहाई के बाद भी पुलिस थाने में बंद है मोहम्मद वारिस। और सवाल ये उठता है कि तकनीकी तौर पर जब रिहाई दिसंबर 2019 में हो चुकी है, तो अब किन आदेशों का यहाँ पर इंतजार हो रहा है, चूंकि रिहाई की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अब तक जेल की सलाखों के पीछे है। केंद्र ने दी कर्नाटक के 7 जिलों में मिड डे मील में अंडे परोसने की मंजूरी। जी हां, कर्नाटक सरकार ने 7 पिछड़े जिलों में मिड डे मील में अंडे शुरू कर दिए हैं। दरअसल बच्चों को पोषाहार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार का ये पायलट प्रोजेक्ट है। रायचूर, यादगीर, बीदड़, कालबुर्गी, कोप्पल, बेलारी, विजयपुरा, इन 7 जिलों में मिड डे मील में अंडे परोसने का सिलसिला अब जारी रहेगा, जिससे 16,06,000 बच्चों को लाभ मिल पाएगा। और सरकार का खर्च जो है वो इस पर अतिरिक्त बढ़ेगा 44 करोड़ 94 लाख रुपए। लेकिन सरकार ने यहाँ पर बच्चों की सेहत को देखते हुए एक बड़ा निर्णय किया है। उन्हें मिड डे मील में अंडे परोसने के लिए, और विभिन्न धार्मिक संगठनों ने मिड डे मील में अंडों का विरोध भी किया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो फैसला है वो सामने आया है। बच्चों को अब से अंडे मिड डे मील में परोसे जाएंगे। तो वहीं एनआईए अधिकारी उनकी पत्नी की हत्या के 2 अभियुक्तों को फांसी। बिजनौर की स्थानीय अदालत ने शनिवार को फांसी की सजा सुनाई है। 2016 में दरअसल दिल्ली में तैनात एनआईए के उप अधीक्षक तंजील अहमद बिजनौर में 2 अप्रैल 2016 की रात उनकी कार पर हमला हुआ था और पत्नी फरजाना और 2 बच्चों के साथ एक शादी समारोह से अहमद वापस लौट रहे थे। सहसपुर नाके के पास तंजील को 22 और फरजाना को 4 गोलियां लगी। पिछली सीट पर बैठे दोनों बच्चे सुरक्षित रहे। तंजील अहमद की तो मौके पर ही इसमें मौत हो गई और फरजाना की 10 दिन के बाद अस्पताल में मौत हो गई। 5 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए, जिसमें से 3 अदालत से बरी हो चुके हैं और 2 को अब फांसी की सजा सुनाई गई है। अदालत ने अभियुक्त मुनीर अहमद और रेयान को फांसी की सजा सुना दी है। तो वहीं कपास और धागे की कीमतें आसमान पर पहुंच गई है। वस्त्र उद्योग संकट में आ गया है। गुजरात की अगर बात करें तो यहां कपड़ा उद्योग में करीब आधा ही उत्पादन रह गया है। कपास और यान सस्ते नहीं हुए तो कई कारखाने बंद करने होंगे, उस तक की नौबत आ गई है। दरअसल 3 हफ्तों से 1 लाख से 1.5 लाख रुपए प्रति कंडी कपास बिक रहा है। कपास महंगा हो चुका है और कपास महंगा होने से यान निर्माताओं को फिलहाल ऑर्डर्स भी नहीं मिल पा रहे हैं। गुजरात में अधिक क्षमता से फिलहाल 120 स्पिनिंग मिल्स चल रही है, लेकिन अगर इसी तरीके के हालात रहे तो कई कारखाने बंद होने के कगार पर भी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिवसीय जापान के दौरे पर क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री जापान जाने वाले हैं।
यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति, जापान, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ में द्विपक्षीय बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहेगी। इसके अलावा जापान में भारतीय समुदाय को भी संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। जापान के प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात का कार्यक्रम भी रहेगा और क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने से पहले उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है और कई मायनों में वार्ता महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। डोमिनिका में मेहुल चौकसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बंद हो चुकी है। जी हां, चौकसी पर दरअसल 2021 में गैरकानूनी तौर से देश में प्रवेश का आरोप था। चौकसी के मुताबिक एंटीगुआ से कुछ लोगों ने अपहरण उनका किया और 2017 से एंटीगुआ के नागरिक है। बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी डोमिनिका की अदालत ने अवैध प्रवेश के आरोप से बरी उन्हें कर दिया है। अब किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई डोमिनिका स्टेट में उन पर नहीं हो पाएगी और एंटीगुआ पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर मेहुल चौकसी को डोमिनिका से किसी भी तरीके से कानूनी कार्रवाई से फिलहाल बरी किया गया है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई की कोलोकेशन घोटाले की सीबीआई जांच और सीबीआई ने देश में 10 से ज्यादा ठिकानों पर तलाशी अभियान, सर्च अभियान चलाया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गांधीनगर, गुरुग्राम और नोएडा में सीबीआई के छापे। घोटालों के सिलसिले में एनएसई के ट्रेंडिंग मेंबर्स के यहां छापेमारी जारी है। बीते महीने घोटाले के सिलसिले में चार्जशीट पेश कर चुकी है सीबीआई और अभी वहां पर सर्च अभियान जारी है। सर्च अभियान के तहत क्या तथ्य सामने आते हैं, इन पर भी नजर रहेगी। दरअसल एनएसई की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण तथा आनंद सुब्रमण्यम पर आरोप है। एनएसई के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम फरवरी में गिरफ्तार हुए थे। सुब्रमण्यम और चित्रा रामकृष्ण। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड होने वाले हैं विभिन्न भूमिकाओं को निभाने वाले जजेस। 7 जून को रिटायर होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एल नागेश्वर राव। इसके अलावा सीजेआई एनबी रमन्ना ने कहा कि राव के जाने से सुप्रीम कोर्ट का जो परिसर है वो सूना हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम से वकील के रूप में राव का करियर शुरू हुआ, जिसके बाद वो दिल्ली पहुंचे। 2 बार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रहे। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले 7वें जज नागेश्वर राव हैं। कानून अपना अपना फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका भी राव निभा चुके हैं और इस फिल्म में संजय दत्त, कादर खान जैसे मंझे हुए कलाकार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लेपर्ड सफारी की सौगात आज दी। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का वर्चुअली उद्घाटन आज मुख्यमंत्री गहलोत ने किया और कार्यक्रम में उनका संबोधन भी रहा। कहा, आने वाले समय में पर्यटन को इस सफारी के बाद बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान का पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है, ये भी उनके संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। अब जयपुर में 2 जगह लेपर्ड सफारी देखने को मिलेगी। झालाना के बाद अब आमागढ़ को भी लेपर्ड रिजर्व घोषित किया है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।